दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशंस करने की। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था, ट्रिग्नोमेट्री का जनरली यूज़ जो होता है वो हाइट एंड डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने में होता है। ठीक है, अगर हमको कोई डिस्टेंस पता है और एक एंगल पता है तो हम किसी भी चीज़ का हाइट निकाल सकते हैं। और अगर कोई चीज़ का हमको हाइट ऑलरेडी पता है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम उससे कितना दूरी पे खड़े हैं। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 9 का एग्ज़ाम्पल नंबर 1 से। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा एग्ज़ाम्पल है। ओके, बट येस, हाइट एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है बेसिकली। ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर बोलता है कि एक टावर है या इमारत है, जो भी आप बोलना चाहें, वो ज़मीन के ऊपर वर्टिकली खड़ा है। ओके, मान लीजिए ये ज़मीन है, इसके ऊपर एक टावर बनाया है इसने। ओके, बोलता है कि ग्राउंड के ऊपर, मतलब यानी कि ये जो ज़मीन मैंने बनाई है इस पर कोई एक पॉइंट, इसके सेंटर से नापेंगे डिस्टेंस, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है। ओके, जो कि 15 मीटर की दूरी पर है। ओके, जो इसके टॉप का एलिवेशन है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का एंगल जो है यहाँ से देखने पर वो इसको दिखता है 60 डिग्री। ओके, सो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। उसने ये पूछा है कि बताइए इस टावर का हाइट जो है वो कितना होगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट है इसके अंदर। अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। ओके, ट्रायंगल ए बी सी। ओके, सो इस केस में मुझे क्या दिखेगा कि इस ट्रायंगल का ये जो साइड है ये मेरा परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, और ये वाला साइड जो है ये मेरा आधार है। ये आधार क्यों है? रीज़न ये है कि ये जो एंगल है ये इस साइड के ऊपर बन रहा है। ठीक है, सो इसलिए ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। ओके, सो अगर मैं जो भी चीज़ निकालना चाहता हूँ, यानी कि ये और जो चीज़ मुझे दिया है, उन दोनों को इन्वॉल्व करता हुआ कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे ढूंढना है। ओके, सो इस केस में अगर मैं देखूं तो मुझे एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है और मुझे एक बेस दिया हुआ है। इन दोनों को यूज़ करते हुआ मेरा कौन सा रेशो बनता है वो मुझे ध्यान करना है। सो अगर मैं अपना एनाग्राम लिखता हूँ, पी बी पी एच एच बी। ओके, अगर हिंदी में बात करें तो ये मेरा लंब है, ये मेरा आधार है। ओके, और अगर मैं हिंदी में एनाग्राम लिखता हूँ तो मेरा एनाग्राम ये बनता है। अब अगर देखें पी और बी को लेकर के ये वाला चीज़ रिलेशन बनता है, और लंब और आधार को लेकर के मेरा ये बनता है। बेसिकली सेम ही चीज़ है। तो अगर ये देखें तो ये हमारा टेंजेंट का रिलेशनशिप होता है। ओके, सो मेरे को यही करना है कि पी अपॉन बी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये रिलेशन यूज़ करना है। इस केस में जो मेरा p है वो मेरा ये वैल्यू है, यानी कि h, और जो b है वो मेरा ये वैल्यू है, यानी कि 15 मीटर्स। टेंजेंट थीटा, थीटा की जगह पर मैं ये 60 डिग्री यूज़ करने वाला हूँ। अब सिर्फ मेरे को ये याद करना है कि टेंजेंट 60 कितना होता है। टेबल अगर किसी को याद है तो डायरेक्टली लिख सकता है, अगर किसी को याद नहीं है तो वो टेबल राइट करके फिर उसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकता है। फॉस वैसा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बट यस, आपका आंसर जो है वो गलत होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे h निकालना है तो सिंपली मैं h को यहीं छोड़ता हूँ, बाकी जो बचा उसको यहाँ ले जाते हैं। सो h विल बिकम, क्योंकि 15 यहाँ पे डिवाइड में था तो दूसरी साइड ले जाएंगे तो 15 मीटर्स मल्टीप्लाइड में टेंजेंट 60 हो जाएगा। तो टेंजेंट 60 का वैल्यू जो है वो मेरा
√3 होता है। सो आंसर आ गया 15√3 मीटर्स। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसका वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 15 इंटू 1.732 मीटर्स। ओके, तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 है। ओके, इसमें बोलता है कि एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट, ऑब्जर्वर मतलब जो बंदा किसी चीज़ को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी हाइट जब भी बोलता है बेसिकली वो बोलना चाह रहा है आँखों की हाइट। उसकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर है एंड वो 28 मीटर दूर खड़ा है एक चिमनी से। ओके, अब वो बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी इज़ 45 डिग्री। ओके, तो लेट्स से पहले जो इसने डेटा हमको दिया है उसको हम पिक्चर में उतारते हैं। ओके, लेट्स से ये एक लाइन है, ये हमारा ग्राउंड है, इसके ऊपर एक पर्सन यहाँ पे कहीं पे खड़ा है, ये उसका आइज़ का लेवल है जो कि इसने हमको दिया है 1.5 मीटर लेवल। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस इसने दिया ये हमको इसने 28.5 मीटर दिया है। ओके, बोलता है इसकी आँखों से जब वो इसके टॉप को देखता है तो जो एंगल बन रहा है वो बेसिकली 45 डिग्री का बन रहा है। अब वो बोलता है कि इस पूरे चिमनी का जो हाइट निकालना है, लेट अस से वो h है हमारा। ठीक है, तो ये h कितना है बेसिकली। ओके, दो तरीके हैं कि आप या तो पूरे के पूरे हाइट को h मान सकते हो या बेसिकली जो यहाँ तक आ रहा है इसको आप h मान लो। इसके बाद ये तो हमारा 1.5 है ही है ऑलरेडी। ओके, अभी अगर आप ध्यान से देखें तो इस फिगर को देखते ही आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है ये एक राइट एंगल बन रहा है। सो मेरा जो ट्रायंगल है ABC, ये एक तरीके का राइट ट्रायंगल बन गया। ठीक है ना, सो ट्रायंगल ABC इज़ राइट ट्रायंगल। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो एंगल है, एंगल C जो बन रहा है, ये मेरा बेस एंगल है, आधार वाला एंगल है, ये नोन एंगल है। सो इसलिए जो ये वाली मेरी साइड हो जाएगी BC, ये मेरा आधार हो जाएगी या बेस हो जाएगी। बोले अगर ये बेस है तो इसके साथ वाली जो साइड है यानी कि ये वाली साइड, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ओके, और इसके सामने वाली साइड जो है वो मेरा हाइपोटेन्यूज या कर्ण हो जाएगी। ओके, अभी इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखें तो ये जो 28 मीटर का लेंथ है, ये इतना लेंथ है, यही एग्जैक्टली लेंथ यहाँ तक भी है, B और C के बीच में भी। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो 28.5 मीटर, ये भी मेरा 28.5 मीटर है। सो मुझे बेस का लेंथ पता लग गया और मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। तो सिंपल मुझे एक रिलेशनशिप ढूंढना है जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो। अभी हमने पिछले एग्जांपल के अंदर देखा था कि इन दोनों को इन्वॉल्व करता हुआ रिलेशनशिप बनता है टेंजेंट थीटा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे भी फिर से टेंजेंट थीटा ही यूज़ करने वाले हैं। P/B इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा। यहाँ पे P जो है वो मेरा h है और B जो है वो मैंने अभी देखा कि 28.5 है। दिस इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा। थीटा इस केस में हमारा 45 डिग्री का है। अभी सिंपल सी बात है, आपको tan 45 का वैल्यू टेबल में से एक्सट्रैक्ट करना है। टेबल में से जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे आप देखेंगे tan 45 का वैल्यू 1 होता है। ओके, सो h का वैल्यू आएगा 1 इंटू 28.5 मीटर्स, यानी कि 28.5 मीटर्स। ओके, सो आप देखें जो ये लेंथ है A से लेकर के B तक का जो लेंथ था, ठीक है, AB लेंथ हमने निकाला
वो 28.5 मीटर निकाला। ओके, बट जो चिमनी का टोटल हाइट है, ओके, जो चिमनी का टोटल हाइट है वो बेसिकली ये पूरा है, यानी कि टोटल हाइट h जो है वो स्मॉल h में ये 1.5 मीटर एक्स्ट्रा और ऐड करना है। ओके, क्योंकि हमने जो अभी तक वैल्यू कैलकुलेट की थी वो आई लेवल के ऊपर से कैलकुलेट की थी, बट जो चिमनी है वो तो ग्राउंड से पूरा खड़ी होगी ना, तो इसलिए नीचे वाला जो 1.5 मीटर है ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। सो जो हमने एच कैलकुलेट किया वो 28.5 मीटर था, प्लस 1.5 मीटर ऐड किया, आंसर आएगा 30 मीटर्स। ओके, सो ये आपका ओवरऑल हाइट निकल जाता है। ओके, सो आपने देखा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था, खाली आपको जो उसने वर्ड्स के अंदर बोला है वो आपको पिक्टोरियल व्यू में ड्रॉ करना आना चाहिए, पिक्चर के अंदर ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आपने सही से वो ड्रॉ कर लिया, यानी आपने क्वेश्चन को सही से समझ लिया, तो उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली में करने के लिए। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि बेसिक क्वेश्चंस जो है वो कैसे करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं जिसमें एप्लीकेशन लेवल जो है थोड़ा सा एडवांस होगा। ओके, तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा सा टिपिकल कर दिया गया है। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, इसमें बोलता है कि एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, वो 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से या 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। ओके, सो अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा ज़मीन है और इसके ऊपर एक 30 मीटर की बिल्डिंग है। ओके, 30 मीटर की बिल्डिंग है, इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पर एक लड़का खड़ा है जिसका हाइट हाई लेवल बेसिकली कहना चाहता है ये 1.5 मीटर है। ओके, अब वो क्या बोलता है कि जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट करता है, इस तरफ चलना स्टार्ट करता है, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है बेसिकली ये इनिशियली ये एंगल मेरा 30 डिग्री था। जैसे जैसे वो बिल्डिंग के नज़दीक आता गया, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर उसने देखना स्टार्ट किया, तो उसने ये देखा कि जो एंगल है वो बढ़ करके 60 डिग्री हो गया है। ओके, अब ये पूछता है कि आप बताइए कि वो कितना डिस्टेंस जो है वो बिल्डिंग की डायरेक्शन में चला है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं ये x डिस्टेंस है, तो आपको यही पता करना है कि x डिस्टेंस कितना उसने बिल्डिंग की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। ओके, अब एटलीस्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि उसने हमको डेटा में क्या क्या दिया है। अब कैसे इसको वर्कआउट करना है वो एक अलग केस हो जाता है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग दो चीज़ें लेते हैं। ठीक है, पहली चीज़ कि इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए सिंपल सी बात यह है कि आपको इसको ट्रायंगल्स के अंदर स्प्लिट करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, छोटा वाला ट्रायंगल, और एक इसी का एक्सटेंशन बड़ा ट्रायंगल ABD। ओके, अगर हम देखें ट्रायंगल ABC की अगर बात करते हैं, ये है A, B और C। अब इस ABC के अंदर अगर मैं AB की बात करता हूँ इसकी, तो दिस इज़ बेसिकली 30 मीटर में से 1.5 मीटर कम है। ठीक, क्योंकि 30 मीटर ज़मीन से पूरा ऊपर तक था, बट हम जो नाप रहे हैं डिस्टेंस AB वाला, वो बेसिकली मेरा ये इतना डिस्टेंस छोड़ कर गया है। सो अगर आप 30 में से 1.5 माइनस करते हैं, बेसिकली 28.5 आता है। सो AB का जो लेंथ हमें पता लगा वो 28.5 पता लगा। BC हमको नहीं पता है, सो मान लेते हैं ये x1 डिस्टेंस है। ओके, एंगल C हमको इस ट्रायंगल के अंदर पता है 60 डिग्री है। अभी अगर आप देखें तो क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, ये नोन एंगल है, सो ये जो है मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, सो इस ट्रायंगल में भी हमको यही पढ़ना है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप वाला एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना है। सो हमको पता है P/B जो होता है वो टेंजेंट थीटा होता है। ओके,
इस केस में जो मेरा परपेंडिकुलर है उसका लेंथ है 28.5। बेस हमको नहीं पता है, लेटेस्ट से वो x1 है, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। थीटा इज़ इस केस में 60 डिग्री। और टेंजेंट 60 का वैल्यू अगर देखें तो वो आता है √3। ठीक है, तो यहाँ से x1 का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो x1 को इधर ले चलते हैं, √3 को यहाँ ले आते हैं। सो हमको क्या मिलेगा, बेसिकली x1 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड विद √3। ये जो √3 है वो नीचे आ जाएगा, x1 जो है वो ऊपर आ जाएगा। सो ये x1 का वैल्यू निकल गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, तो हमने पहला ट्रायंगल यूज़ कर लिया ABC। ठीक है, बट ये x जो है इस ट्रायंगल के अंदर नहीं आता है, तो x निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली x जो आता है वो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर आता है। ओके, सो अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं, दिस इज ABD। सो अगर ABD में अगर आप देखें तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। भी ये डिस्टेंस हमको, ये वाला डिस्टेंस जो है पूरा वाला, ये नहीं पता है। लेटेस्ट से हम लोग इसको मानते हैं x2 डिस्टेंस। ओके, और हाइट AB हमने अभी कैलकुलेट की ही थी, वो 28.5 होगी। ओके, अब इसमें भी हमको क्या दिखता है कि ये बेस एंगल है, एंगल D। सो मेरा x2 जो है वो बेस का लेंथ हो गया और 28.5 ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। ओके, सो इसमें भी वही करते हैं, P/B इज़ टेंजेंट थीटा। P जो है वो हमारा 28.5 ही है, B जो है वो मेरा x2 हो गया है, और टेंजेंट थीटा की जगह पर 30 डिग्री आ जाएगा मेरा। नो, टेंजेंट 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, इस वाले √3 को इधर ऊपर ले चलते हैं और x2 को इधर ऊपर ले चलते हैं। सो x2 इंटू 1 इज़ बेसिकली x2, और 28.5 इंटू √3 को ऐसे एज इट इज़ रहने देते हैं। दिस इज़ माई क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैंने x1 निकाला, x2 निकाला, बट एक्चुअली में ना मुझको x1 चाहिए ना मुझे x2 चाहिए। x1 जो है वो मेरा इतना है, x2 जो है वो मेरा इतना है, बट मुझे चाहिए x। सो x जो मुझे दिखता है, x इज़ बेसिकली कि ये जो पूरा BD था, ये जो मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का था, इसमें से मैंने ये अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ देखें, अगर आप इस फिगर में देखें तो मेरे को निकालना है x। सो दिस इज़ बेसिकली, ये डिस्टेंस इज़, इस पूरे में से मैंने ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दिया तो मेरा ये वाला डिस्टेंस बचता है। ओके, सो मुझे क्या दिखा कि मुझे अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है x, यानी कि वो है x2, ये बड़ा वाला जो था डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा ये x2 है, माइनस ये जो छोटा वाला गायब करना है, ये मेरा x1 है। सो इसीलिए मैंने दो अलग अलग लेंथ्स निकाली हुई थी कि x जो था वो मेरा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप में ट्रायंगल के अंदर आ नहीं रहा था, मुझे इनडायरेक्टली दो अलग अलग ट्रायंगल से निकाल करके फिर उसकी वैल्यू निकालनी थी। ना x2 का वैल्यू मैंने निकाला 28.5 √3 माइनस x1 का वैल्यू मैंने निकाला 28.5/√3। ओके, अभी ये मैथमेटिक्स है, इसके नीचे 1 लेकर के एलसीएम ले लेते हैं, नीचे √3 आएगा। ठीक है, दिस इज 28.5 इंटू 1 से डिवाइड किया, √3 आया, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पे √3 से √3 को डिवाइड किया 1 आया, ऊपर 28.5 आ जाएगा। दोनों में से 28.5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1/√3। सो आंसर आ गया 28.5 इंटू 2/√3। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं।
ओके, सो दिस विल बी 57√3/3, 3 से इसको डिवाइड करते हैं 19√3। सो ये आपका आंसर है। अगर आप चाहें तो और आगे इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 19 × 1.732 जितना भी आता है वो आपका आंसर होगा अल्टीमेटली। अगर डेसिमल में निकालना है, रूट में निकालना है, कैसे आपको निकालने का है, आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो भी आंसर सही है, यहाँ तक लाएंगे तो भी आंसर सही है। जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हो सकता है आपको ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट की हुई हो, तो आपको उससे मैच करानी पड़ेगी कौन सी वैल्यू दी हुई है। अगर सॉल्व करने के लिए है तो आप 19√3 पे छोड़ेंगे तो भी ठीक है, अगर आप 57/√3 पे छोड़ेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जो कि हाँ क्यों मैंने ऐसा अप्रोच लिया। ओके, बेसिकली अगर आप देखें ध्यान से तो मैं एक बार फिर से आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि मैं ऐसा अप्रोच क्यों लिया। मेरे को जो डिस्टेंस निकालना था वो ये डिस्टेंस निकालना था x। अभी अगर देखूँ तो ये किस, हमको पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का बेसिक यही है कि जो भी डायमेंशन निकालनी है वो किसी ना किसी राइट ट्रायंगल का पार्ट होनी चाहिए। बट ये जो डायमेंशन है ये इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ये राइट ट्रायंगल नहीं है। तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा नहीं सकता हूँ। तो मुझको दूसरा तरीका क्या दिखता है कि मेरे पास एक राइट ट्रायंगल ये बड़ा वाला है, ओके, ये वाला बड़ा वाला है, ओके। तो इससे मैं ये पूरा लेंथ निकाल सकता हूँ। और दूसरा मेरे पास ये छोटा वाला राइट ट्रायंगल है, यानी कि ये वाला राइट ट्रायंगल है, ओके। सो मैंने इस केस में ये निकाल लिया और इस केस में ये निकाल लिया। अब मुझे क्या दिखता है कि जो मुझे डायमेंशन चाहिए, दिस इज़ बेसिकली ये टोटल में से ये माइनस करने पर ये वाला जो चीज़ x है ये मेरा बच जाएगा। बस मैंने इसी कंसेप्ट को यूज़ किया है यहाँ पर, ओके। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा जो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ यस थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने लायक हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके दोस्तों, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, ये बोलता है कि ज़मीन पर किसी पॉइंट से अगर मैं देखना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे एक ट्रांसमिशन टावर का टॉप और बॉटम, जो कि एक बिल्डिंग 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है, उसका टॉप और बॉटम जो है वो 45 और 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, मतलब ये कि एक मेरी बिल्डिंग है ज़मीन के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक टावर रखा है, ट्रांसमिशन टावर, इसका बॉटम और इसका टॉप, ओके, एक ही पॉइंट पर बेसिकली ज़मीन पर ये जो है ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये जो है टॉप ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट हमें 20 मीटर दिया हुआ है, बिल्डिंग इतना है। ओके, अब इसने पूछा है हमें कि टावर का हाइट क्या है, ये मैं मान लेता हूँ ये h है। ओके, देखें तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। ओके, अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अभी इसके अंदर जैसे कि मुझे ये दिख रहा है कि ये जो h डायमेंशन है, ओके, ये मेरा इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। ओके, ये मेरा इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है बेसिकली, बट ये ट्रायंगल जो है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ओके, सो मुझे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर समझाया था कि दो अलग अलग राइट ट्रायंगल्स को लेकर के उसके हिसाब से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो एक काम करते हैं, पहले ये नीचे वाला जो राइट ट्रायंगल है इसको पकड़ते हैं। ओके, लेटेस्ट से पहले इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये वाला जो पॉइंट है ये सी है और ये वाला पॉइंट जो है ये डी है। ओके, सो पहले मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, नीचे वाला ट्रायंगल के बारे में बात करता हूँ। ओके, नीचे वाला ट्रायंगल जो है वो मेरा बी सी और डी है। ओके, इसमें मुझे पता है बी सी जो है वो मेरा 20 मीटर है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये छोटा वाला है, यानी कि 45 डिग्री है।
अब मुझे एक चीज़ क्या दिख रही है कि ये जो ट्रायंगल है BCD और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये ACD, इन दोनों के अंदर एक साइड जो है वो कॉमन आ रही है, वो है CD। नीचे वाली जो साइड है ये मेरी कॉमन आ रही है। ओके, सो मुझे जो कॉमन चीज़ है उसको लिंक करने, जो भी मेरा कॉमन चीज़ है मुझे कोशिश करना है कि किसी तरीके से उसको मैं लिंक कर सकूँ। ओके, सो लेट अस से मैं इसको x मान लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको x माना, मेरे को ये पता लग गया कि x जो है वो मेरा बेस हो गया, 20 जो है वो मेरा परपेंडिकुलर हो गया और थीटा मेरा 45 हो गया। सो बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज़ टेंजेंट थीटा। यहाँ पर परपेंडिकुलर मेरा है 20, बेस है मेरा x और थीटा है मेरा 45, थीटा है मेरा 45। ओके, ना यहाँ से टेंजेंट 45 का अगर वैल्यू आप टेबल में से देखते हैं तो वो आता है 1। सो जैसे ही मैं x को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस इज़ 20 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 20। सो मैंने x का वैल्यू निकाल लिया। x का वैल्यू मैंने क्यों निकाला है, उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि यही x जो है अभी मेरा दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर आएगा। बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब मेरा ACD। अगर मैं इस ट्रायंगल को लिखता हूँ ACD को, ACD, सो ACD के अंदर अगर मैं देखूँ, CD मैंने ऑलरेडी x लिया हुआ था, ये मेरा x था जो कि मैंने 20 निकाल लिया है अभी। ठीक है, CD x निकालने के पीछे रीज़न सिर्फ यही था कि ये CD वाला जो साइड है वो मेरा दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन आता है। नाउ AC की अगर बात करते हैं, AC, सो AC मुझे दिखेगा, AC इज़ बेसिकली ये साइड प्लस ये साइड, ये दोनों को एडिशन कर रहा है। सो बेसिकली H प्लस 20। ओके, अभी इसके अंदर थीटा जो बन रहा था वो मेरा ये बड़ा वाला एंगल बन रहा था, यानी कि 60 डिग्री बन रहा था। सो ये मेरा 60 डिग्री हो गया। ओके, अब मुझे ट्रायंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है और ये थीटा दिया हुआ है। तो इसमें फिर से वही रिलेशनशिप लगाते हैं, परपेंडिकुलर बेस इज़ टेंजेंट थीटा। इस केस में परपेंडिकुलर जो है वो मेरा ये है h प्लस 20। ओके, जो बेस है वो मेरा ये x है, सो दिस इज़ 20 और थीटा इज़ माई 60 डिग्री। और टेंजेंट 60 का वैल्यू अगर टेबल में देखते हैं तो वो आता है √3। सो इस 20 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, सो h प्लस 20 इज इक्वल टू 20 टाइम्स √3। ओके, सो h विल बी 20 √3 माइनस 20। ओके, 20 कॉमन लिया, √3 माइनस 1, यहाँ पे आंसर छोड़ देंगे तो भी आपका सही है। अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो 1.732 माइनस 1, बेसिकली 20 इंटू 0.732, यानी कि 14.64 मीटर्स। ये आपका जो मैंने टावर लगाया था उस टावर का मेरा हाइट जो है 14.64 मीटर आता है। सो आपने देखा कि मेरे पास ऐसा सिचुएशन बहुत बार आता है जिसमें जो डायमेंशन मुझे निकालनी है वो किसी भी राइट ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। तो उस केस में मुझे कोशिश यही करनी है कि उसको किसी न किसी राइट ट्रायंगल की साइड के साथ लिंक किया जाए। ठीक है, जैसे ही आप लिंक करते हैं कोई ना कोई रिलेशनशिप ऐसा बन जाएगा जिससे आप वो साइड निकाल पाएंगे। होपफुली आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इन्हें करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इसमें बोलता है कि एक आपका रोड है, ओके, इसके दोनों किनारों पर एक एक पोल खड़ा हुआ है। ओके, इस रोड का जो विड्थ है वो इसने 80 मीटर लिया है।
ओके, ये दिया है कि इन दोनों का हाइट जो है वो इक्वल है दोनों पोल्स का। ओके, अब ये बोलता है कि कोई एक पॉइंट है इस रोड के ऊपर, लेट्स से ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक पोल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टॉप का 30 डिग्री आता है और दूसरे पोल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री आता है। अब आपको पता करना है कि पोल्स का हाइट कितना है। ओके, दोनों पोल का हाइट सेम है तो कोई एक का निकालेंगे, दूसरे का अल्टीमेटली सेम ही आ रहा है। ओके, और दूसरा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितनी दूरी पर है। ओके, सो मान लेते हैं कि किसी एक एंड से ये पॉइंट जो है वो x डिस्टेंस पे आता है। ओके, मान लेते हैं कि एक साइड से इस पॉइंट का डिस्टेंस x निकलता है। ओके, सो अगर आप देखेंगे ये टोटल डिस्टेंस जो था वो मेरा 80 मीटर था, इसमें से एक साइड x आ गया तो बाकी बचा हुआ जो डिस्टेंस है दैट विल बी माई 80 माइनस x। ओके, अब मेरे पास इस फिगर के अंदर दो ट्राइंगल है, ए बी सी डी ई। एक ट्राइंगल ये वाला है और दूसरा ट्राइंगल ये वाला है। ओके, सो अगर मैं पहले लेफ़्ट वाला ट्राइंगल पकड़ लूँ, मेरे पास दोनों ही ट्राइंगल के अंदर चीज़ें अननोन है सारी की सारी। पहले ट्राइंगल में h और x अननोन है, दूसरे ट्राइंगल में h और 80 माइनस x अननोन है, तो इसलिए मैं कोई भी ट्राइंगल पकड़ूँ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेटस से मैं पहले लेफ़्ट वाला ट्राइंगल पकड़ता हूँ। ओके, ए बी सी एच एंड x एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, जैसा कि अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये एंगल अगर यहाँ दिया हुआ है तो इसके साथ वाली जो साइड है वो मेरा बेस हो जाती है। ये मेरा बेस हो गया, आधार हो गया, और ये लंब हो गया या परपेंडिकुलर हो गया। ओके, सो इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं देखूं तो एक पैरामीटर h है, दूसरा पैरामीटर x है, इन दोनों को आपस में लिंक करता हुआ रिलेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट थीटा। ओके, परपेंडिकुलर जो है वो मेरा h है और बेस जो है वो मेरा x है और थीटा जो है वो मेरा 60 डिग्री है। अभी टेबल में अगर टेंजेंट 60 का वैल्यू देखें तो वो आता है √3। ओके, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो h इज इक्वल टू √3x। ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया। ओके, अब मैं दूसरे ट्रायंगल में चलता हूँ। जो मेरा दूसरा ट्रायंगल था वो कुछ ऐसे बना हुआ था, सी डी ई। ये जो डिस्टेंस है ये 80 माइनस x है, ये जो है h है, और ये मेरा एंगल जो दिया है 30 डिग्री दिया हुआ है। ओके, इस ट्रायंगल में भी सेमी फंडा लगाते हैं, ये एंगल हमको नोन है। ओके, सो ये मेरा जो साइड हुई ये मेरा बेस हो गई या आधार हो गई, और ये साइड मेरा परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगी। ओके, अभी इसमें भी मेरे को परपेंडिकुलर और बेस जो है उसके बीच का रिलेशन यूज़ करना है। ओके, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट थीटा। ओके, इस केस में परपेंडिकुलर जो है वो मेरा h है और जो बेस है वो मेरा 80 माइनस x है और थीटा जो है वो मेरा 30 डिग्री है। नाउ टेबल में टेंजेंट 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो वो आता है 1/√3। अभी √3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं और 80 माइनस x को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, सो मेरा आंसर आता है √3h इज इक्वल टू 80 माइनस x। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अभी इक्वेशन नंबर 1 में जो मैंने h का वैल्यू निकाला था वो वैल्यू मैं यहाँ डालता हूँ। ओके,
जैसे ही मैं h का वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में डालता हूँ, सो मेरा आंसर आएगा, h की जगह पे मैंने √3x रख दिया है यहाँ पर. दिस इज इक्वल टू 80 माइनस x. नाउ √3 इंटू √3 इज बेसिकली 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x. नाउ x वाले एक तरफ कर लेते हैं. सो जैसे ही माइनस एक्स इक्वल के दूसरी तरफ आता है, दैट बिकम्स प्लस एक्स. ओके, अभी यहाँ से मुझे क्या दिखता है, 3x प्लस एक्स. 3x प्लस एक्स इज बेसिकली 4x इज इक्वल टू 80. यहाँ से मुझे मिला x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4 यानी कि 20. ये मेरा x का वैल्यू निकल गया. अब ये x का वैल्यू मैं इधर इक्वेशन 2 में डाल दूँ या इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूँ. आंसर मेरा दोनों तरफ से h आ जाएगा. लेट्स से मैं इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू डालता हूँ. इक्वेशन 1 बोलती है h इज इक्वल टू √3x. √3 इंटू x का वैल्यू मैंने 20 निकाला है. तो यहाँ पर h इज़ बेसिकली 20 √3 मीटर्स. √3 का वैल्यू अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं. दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 34 मीटर्स. सो मुझे क्या मिला कि बेसिकली दोनों टावर का हाइट लगभग 34 मीटर है और जिस पॉइंट पे एंगल्स हमने मेज़र किए वो 20 मीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम एंड बी से 20 मीटर पर ये आता है पॉइंट. ओके, सो होपफुली क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ट्रिक था नहीं, क्वेश्चन सिंपल ही है. ओके, और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझा पाने में कामयाब हो पाया होऊंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. तो सिंपल यही ध्यान रखते जाना है, जो भी दिया हुआ है और जो भी हमको निकालना है उनके बीच में किसी न किसी तरीके से रिलेशनशिप बनता ही होगा. बस आपको ये फिगर जो है सही, शुरू वाला सही तरीके से गैस करना है कि ये फिगर कैसा है. अगर ये फिगर आपने सही गैस कर लिया, सही समझ लिया, गैस नहीं करना है, इनफैक्ट आपको समझना है, ये फिगर सही से समझ लिया, सही से बना लिया, तो आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन जो है अपने आप ही सॉल्व आउट होता चला जाएगा. ओके दोस्तों, इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 है आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का. ओके, इसमें बोलता है कि एक आपका लाइट हाउस है. ओके, और ये आपका समुद्र का लेवल है, सी लेवल. ठीक है, इसके टॉप से वो समुद्र के अंदर 2 शिप्स को देखता है. ओके, एक शिप और दूसरा शिप. ओके, इस लाइट हाउस के टॉप पर यहाँ से वो देखना स्टार्ट करता है तो उसको एक शिप जो है वो इसको 30 डिग्री के एंगल पे दिखता है और दूसरा जो शिप है वो 45 डिग्री के एंगल पे दिखता है. ओके, बोलता है कि इसका लाइट हाउस का जो हाइट है वो 75 मीटर्स है. ओके, अब बोलता है कि आपको इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस पता करना है. ओके, सो बेसिकली आपको ये डिस्टेंस पता करके देना है इसको. अब क्वेश्चन तो हमने बना लिया है. ओके, अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो देखते हैं. ओके, सो हमने बेसिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फंडा पढ़ा ही हुआ है कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हों तो उनके अंदर वाले जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे. सो ये वाला जो डैश्ड लाइन है, ये लाइंस ये वाली लाइन के पैरेलल है. ओके, तो इससे क्या पता लगता है कि ये वाला जो एंगल होगा ये इस लाइन के अराउंड बन रहा है तो ये एंगल भी मेरा 30 डिग्री हो जाएगा. ऐसे ही ये जो 45 डिग्री वाला एंगल है ये मेरा इस वाली लाइन के अराउंड बन रहा है. सो ये वाला एंगल मेरा 45 डिग्री हो जाएगा. ओके, सो अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर कर दूँ A B C D. ओके,
सो मेरा बेसिकली निकला एंगल ए सी बी, ये मेरा 45 डिग्री हो गया, और एंगल ए डी बी ये मेरा 30 डिग्री हो गया। ओके, अब मुझको x निकालना है, ठीक है। अब x मुझे दिख रहा है कि डायरेक्टली किसी राइट ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, ओके, बट मुझे ये दिख रहा है कि x जो है दिस इज़ बेसिकली दिस टोटल में से ये वाला डिस्टेंस माइनस किया हुआ है, इस टोटल में से ये डिस्टेंस माइनस किया है मैंने, ओके। सो x यानी कि सी डी इज़ बेसिकली बी डी माइनस बी सी। अब अगर हम देखें ये जो बी डी है, ये बड़ा वाला डायमेंशन, ये बड़े वाले ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल का पार्ट है। ऐसे ही ये बी सी जो हम बात करें, ये बी सी ये हमारे इस छोटे वाले राइट ट्रायंगल का पार्ट है, ओके। सो हमको अगर x निकालना है तो पहले ये दोनों साइड्स फाइंड आउट करनी है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक एक करके करते हैं। पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी, इसमें ये 75 दिया है, ये बी सी हमको नहीं पता है, ओके। ये एंगल हमको पता है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है। नाउ बी सी हमको नहीं पता है, मान लेते हैं x1 है, ओके। सो क्या दिखता है इसके अंदर कि ये एंगल नोन है, सो ये मेरा बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये इसके साथ वाली साइड है तो ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा, ओके। सो इसमें अगर आप देखें तो हमको एक ही फार्मूला यूज़ करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज़ टेंजेंट थीटा, ओके। सो इस केस में अगर आप देखेंगे P जो है वो मेरा 75 है, B जो है वो मेरा x1 है, और थीटा की जगह 45 डिग्री आ जाएगा। टेबल में अगर आप टेंजेंट 45 का वैल्यू देखेंगे वो 1 आता है। सो जब हम x1 को इस साइड लाएंगे, सो 75 विल बी इक्वल टू x1। सो हमको x1 की वैल्यू मिल गई है 75, और x1 जो था दिस इज़ बेसिकली BC। सो BC का लेंथ जो है वो मेरे पास 75 आ गया है। अब मेरे पास दूसरा जो ट्रायंगल पकड़ना है मुझे, वो मुझे बड़े वाला ट्रायंगल पकड़ना है, ओके। ये ट्रायंगल है ABD, इसमें एंगल है मेरा 30 डिग्री, ये साइड नोन है मुझे, ये साइड नहीं पता है, तो इसको x2 मान लेते हैं, ओके। सेम फार्मूला यहाँ यूज़ करते हैं, P अपॉन B इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ओके। P जो है वो सेम है 75 अपॉन B जो है वो मेरा x2 है, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा जो है वो मेरा 30 डिग्री है। टेंजेंट 30 का वैल्यू अगर टेबल में देखेंगे तो आता है 1/√3। अभी √3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, x2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, सो आंसर जो आएगा x2 × 75√3। सो हमको x2 का वैल्यू मिल गया 75√3, और ये वैल्यू है मेरा BD का। सो फाइनली इसमें जब आते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन हमारा था x यानी कि CD, और BD का वैल्यू हमने अभी निकाला x2, BC का वैल्यू अभी निकाला x1, ओके। सो बेसिकली मेरे को x निकालने के लिए x2 माइनस x1 करना है। सो x इज़ बेसिकली x2 माइनस x1। x2 मैंने निकाला है 75√3 माइनस x1 जो है वो मैंने निकाला है 75। सो बेसिकली x का वैल्यू आ गया 75√3 माइनस 1। आप यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं, या फिर √3 का वैल्यू डाल करके तो आगे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, दोनों ही आंसर सही हैं, ओके।
सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। जहाँ पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात किया जाता है वहाँ पर आपको सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर का फंडा लगा करके ये गेस करना है कि कौन सा वाला एंगल किस वाले एंगल के इक्वल होगा। ओके, उसके बाद बाकी सारा क्वेश्चन सिंपल ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। ओके, इसमें बोलता है कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर के पैरों तले जाता है। ओके, एक बंदा है जो कि टावर के टॉप पे खड़ा है और वहाँ से एक कार को 30 डिग्री पे ऑब्ज़र्व करता है। ओके, सो एक काम करते हैं, पहले टावर बनाते हैं। ये मानते हैं ये ज़मीन है हमारी। ओके, इसके टॉप पर यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, वो एक कार को देखता है। मान लो यहाँ पर वो एक कार को देखता है। ओके, तो ये जो एंगल उसको दिख रहा है वो 30 डिग्री दिख रहा है। ओके, धीरे धीरे वो क्या दिखता है कि 6 सेकंड के बाद कार जो है धीरे धीरे टावर के पास आ गई है। ओके, सो जो उसका एंगल दिखता है वो 60 डिग्री दिखना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको लगभग 6 सेकंड का टाइम लगता है। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि इस लोकेशन से टावर के नीचे तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये हमको पता करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, सो क्या करते हैं इसमें, पहली बात तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फंडा लगाते हैं। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी मेरा 30 डिग्री हो जाएगा और क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो है ये मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, अभी लेट अस से इसको नाम देते हैं A, B, C और D। ओके, मान लेते हैं कि ये जो हमको टाइम कैलकुलेट करना है ये x टाइम है। ओके, और टावर की हाइट इसने दी नहीं है तो हम टावर की हाइट को h मान लेते हैं। ओके, अभी हमारा फिगर यह बन चुका है। अब इस फिगर को यूज़ करते हुए किसी तरीके से ये x का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि हम x का वैल्यू तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम इस x को किसी नोन फिगर से, कोई चीज़ जो हमको पता है उससे लिंक कर सकें। तो यहाँ पे हमको एक ही चीज़ पता है, वो है 6 सेकेंड। तो हमको किसी तरीके से x को इस 6 से रिलेटेड करना पड़ेगा, तभी जा कर के हमारा काम बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर 2 ट्रायंगल हैं, हम दोनों ट्रायंगल को अलग अलग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला ट्रायंगल है ABC। ट्रायंगल आया है ABC, इसके अंदर हमको पता है AB जो है वो h है और BC जो है वो मेरा x है और ये एंगल जो है वो मेरा 60 डिग्री है। और इस ट्रायंगल के अंदर h और x, ये x जो है ये मेरा बेस है और h जो है वो मेरा परपेंडिकुलर है। सो P अपॉन B इज़ टेंजेंट थीटा। ओके, सो P इज़ h, बेस जो है वो मेरा x है और थीटा मेरा 60 डिग्री है ना। टेबल के अंदर अगर टेंजेंट 60 डिग्री का वैल्यू चेक करेंगे तो वो आता है √3। सो बेसिक रिलेशनशिप हमारा निकल गया, h जो है वो मेरा √3x है। ये मेरा इक्वेशन 1 बन गई। ये मैंने छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर यूज़ कर लिया रिलेशनशिप। अभी हम बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की। ओके, सो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABD। ओके, AB जो है h है और BD जो था वो मेरा BC प्लस CD मिला करके था। सो BC जो है वो x है और CD जो है वो 6 है। सो बेसिकली दिस इज़ x प्लस 6 सेकेंड हो जाएगा। ओके,
और ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर है, लंब है मेरा, और ये मेरा आधार या बेस है, ओके। सो इसमें भी सेम फार्मूला यूज़ करते हैं, P/B इज़ टेंजेंट थीटा। P इस केस में हमारा है h, और B जो है वो मेरा है x+6 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। थीटा की जगह पर हम 30 डिग्री यूज़ करेंगे, और टेबल में अगर टेंजेंट 30 का वैल्यू देखते हैं तो वो आता है 1/√3, ओके। तो सिंपली क्या करते हैं कि हमने ऑलरेडी इक्वेशन 1 में h का वैल्यू निकाला हुआ था, यहाँ पे भी हम h का वैल्यू निकालते हैं। सो इस x+6 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, तो हमारा h का वैल्यू निकल जाएगा x+6/√3। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी इक्वेशन नंबर 2 जो है वो भी h का वैल्यू है, इक्वेशन 1 जो है वो भी मेरा h का वैल्यू है। तो दोनों h का वैल्यू आपस में इक्वल होना चाहिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिलता है कि x+6/√3 यानी कि इक्वेशन 2 शुड बी इक्वल टू जो मेरा इक्वेशन 1 से आंसर आया है, यानी कि √3x। अभी सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको इधर ले आके मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो x+6 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 बेसिकली 3। अब x वाले जो हैं वो एक तरफ कर लेते हैं, 6 इज इक्वल टू 3x माइनस x। सो 2x इज इक्वल टू 6 या x इज इक्वल टू 3। सो बेसिकली 3 सेकेंड का टाइम जो है वो हमको लगेगा जिस भी पॉइंट पे हम थे, इस पॉइंट पे पॉइंट C से पॉइंट B तक जाने में हमें बेसिकली 3 सेकेंड का और टाइम लगेगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टाइम की फॉर्म में दिया हो, डिस्टेंस की फॉर्म में दिया हो, या किसी और फॉर्म में दिया हो। क्वेश्चन करने का तरीका वही है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से फ़िगर को सही से ड्रॉ कर लेना है। अगर आपने फ़िगर को सही से ड्रॉ कर लिया तो आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है। उसके बाद तो आपको सिंपल बेसिक रिलेशनशिप्स लगाने हैं और क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होता चला जाएगा, ओके। तो दोस्तों एक आखिरी क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं इस लेक्चर में। ये है क्वेश्चन नंबर 16 आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि एक टावर है और ये रोड है। इस रोड पे 2 पॉइंट हैं, एक मेरा 4 मीटर के डिस्टेंस पे है और एक मेरा ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, दूसरा पॉइंट मेरा 9 मीटर के डिस्टेंस पे है, ओके। यहाँ से जो इसके टॉप पर एंगल बन रहे हैं, ओके, मान लेते हैं ये θ1 है और ये मान लेते हैं θ2 है। तो इसने बोला ये है कि θ1 प्लस θ2 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री दोनों का सम मिला करके होना चाहिए। ऐसा करके इसने हमें कंडीशन दिया हुआ है। अब ये बोलता है कि हमें प्रूफ करना है कि इस टावर की जो हाइट है h वो हमको 6 मीटर होगी। ये हमको प्रूफ करना है, ओके। तो जो दिया हुआ है हम उसको यूज़ करते हुए चलते हैं, ओके। लेट अस से इसमें सबसे पहले यूज़ करते हैं ट्रायंगल का नोमेनक्लेचर यूज़ करते हैं ABC और D, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। एक है ABC और एक है ABD। तो लेट अस स्टार्ट विद ABC। पहले छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, ABC, ये H है और ये BC मेरा 4 है। ये जो एंगल है ये मेरा θ2 है, ओके। सो यहाँ पर ये 4 जो होगा ये मेरा बेस हो गया, क्योंकि मेरा बेस एंगल इसके साथ बन रहा है, और इसके सामने वाली साइड जो है वो मेरा परपेंडिकुलर हो गया। सो P/B इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। नाउ P इज H
और P जो है वो मेरा 4 है। टेंजेंट थीटा हमको, थीटा की जगह पर थीटा 2 हमको पता है। ओके, सो यहाँ से हमको ये देखने को मिलता है कि H जो है वो मेरा 4 टेंजेंट थीटा 2 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसे ही जब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूँ, A B D, ये साइड मेरी H है, जो BD साइड है वो मेरा 9 मीटर है, और ये एंगल मेरा थीटा 1 है। यहाँ पे भी सेम फंडा है, ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, P/B इज़ टेंजेंट थीटा। ना P इज़ H, बेस जो है वो मेरा 9 है, और थीटा इस केस में मेरा थीटा 1 है। सो इस केस में H इज़ इक्वल टू 9 टाइम्स टेंजेंट थीटा 1 निकल रहा है। ओके, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ओके, अभी हमको ये पता है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब अगर मैं थीटा 1 कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, दिस इज़ 90 माइनस थीटा 2। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं यहाँ उठा के डालता हूँ। सो H इज़ इक्वल टू 9 टाइम्स टेंजेंट 90 माइनस थीटा 2 होता है। और 1090 माइनस थीटा अगर हम याद करें तो वो होता था कॉट थीटा। सो H इज़ बेसिकली 9 टाइम्स कॉट थीटा 2। ठीक है, अभी कॉट थीटा 2 इज़ बेसिकली 1 अपॉन टेंजेंट थीटा 2। ठीक है, कॉट और टेन जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट थीटा 2 का वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर ले आते हैं। सो टेंजेंट थीटा 2 इज़ 9 अपॉन H। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 निकल गया। अभी जो मेरा इक्वेशन 1 था वो मुझे बोलता था H इज़ इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा 2। ओके, अब इसके अंदर मैं टेंजेंट थीटा 2 का वैल्यू ये डालता हूँ इक्वेशन नंबर 3 से। सो टेंजेंट थीटा 2 की जगह पर आ जाएगा 9/H। H वाला एक तरफ ले चलते हैं, ये यहाँ H जो था डिवाइड में था, दूसरी तरफ आकर के मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, और इधर 4 × 9 रह जाएगा। सो बेसिकली H² इज़ 36। सो H दोनों साइड अंडर रूट लेते हैं, H का वैल्यू 6 आ जाएगा। सो इससे ये पता लगता है कि टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर है। यही चीज़ इसने हमको प्रूफ करने के लिए बोला था। अगर आप देखें तो जो भी इसने हमको दिया है उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते करते आंसर अपने आप ही आता चला जाता है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि किसी तरीके से जो क्वेश्चन दे रहा है उसको फिगर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और फिगर अगर आपने एक्यूरेटली ड्रॉ कर लिया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस, हाइट एंड डिस्टेंसेस समझ में आया होगा, और आपको इस टाइप के सवाल करने में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, कोशिश कीजिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं खुद सॉल्व करके देखें। जितने ज़्यादा आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया सीखने की फिर से कोशिश करेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।